दोस्तों एक बात बताओ, आपको रात क्यों पसंद है? एक सर्वे के अनुसार 78% लोगों को रात केवल इसीलिए पसंद है क्योंकि रात में वो चांद को देख सकते हैं। चांद, चाहे ये नेचुरल सैटेलाइट कितना ही शांत और सिंपल टू अंडरस्टैंड क्यों ना लगे, लेकिन यह कितना कॉम्प्लिकेटेड है इसका आपको आइडिया भी नहीं है। लेकिन खतरों से खेलने की आदत तो अपने एलोन भाई की है, तो बस इसी परंपरा को उन्होंने दोबारा से बरकरार रखा है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और आज हम लोग आपको बताने वाले हैं एलोन मस्क के अगले सबसे बड़े प्लान के बारे में, जो कि चांद से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड। एलोन मस्क शुरुआत से ही मानव जाति को एक इंटरप्लैनेटरी स्पीसीज बनाने का सपना देखते हैं। बेसिकली इंटरप्लैनेटरी स्पीसीज से उनका मतलब है वह स्पीसीज या सिविलाइजेशन जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक आसानी से सफर कर सके, जैसे आज हम एक देश से दूसरे देश के लिए जाते हैं। इसके अलावा यह स्पीसीज 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट पर जिंदगी भी बिता सके। जब यह प्लान एलोन मस्क किसी को भी बताते थे तो उन पर यकीन करना तो दूर की बात है, बल्कि सभी उनकी हंसी भी उड़ा लेते थे। ज्यादातर लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे कि ये कैसा व्यक्ति है जो रीयूजेबल रॉकेट बनाकर किसी को दूसरे ग्रह पर भेज भी आएगा और वापस से उसी रॉकेट को धरती पर लैंड भी करवा देगा। लेकिन एलोन मस्क ने ऐसा करके दिखाया और जिस दिन उन्होंने अपने आप को साबित किया उसके कुछ ही वक्त बाद नासा ने उन्हें $2.9 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया और यहीं से बात शुरू हुई मस्क टू द मून की। एलोन मस्क ने शुरू से ही मंगल ग्रह को एक घर के रूप में देखा है। वो हमेशा से मंगल ग्रह को धरती के समान ही मानते रहे हैं जीवन के नजरिए से। लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उनका एक और प्रोजेक्ट भी साइड से कंफर्म हो गया है। दिसंबर 1972 को वो आखिरी समय था जब किसी भी इंसान ने चांद पर कदम रखा था और उसके बाद से कोई भी व्यक्ति कभी भी हमारे मून पर नहीं गया। पर ऑलमोस्ट 50 साल बीतने के बाद नासा किसी को चंद्रमा पर भेजेगा और उसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट स्पेस एक्स को दिया गया है। अभी तक चांद पर कुल मिलाकर 12 लोगों ने कदम रखा है और यह सब के सब नासा के थ्रू ही गए थे। लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा कि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मून पर जाने का प्लान बना रही है। इस मिशन का नाम आर्टिमस रखा गया है और इसके अनुसार साल 2024 तक नासा फिर से इंसानों को चांद पे भेजेगी, बट इस बार वापस आने के लिए नहीं बल्कि वहीं बसने के लिए। इस प्रोग्राम का नाम ग्रीक गॉडेस ऑफ मून आर्टिमस के नाम पर रखा गया है। आर्टिमस अपोलो की ट्विन सिस्टर थी और इस तरह नासा अपने अपोलो मिशन के प्रति एप्रिसिएशन शो करना चाहती है। इस मिशन के लिए बड़ी बड़ी स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि आज की टेक्नोलॉजी की वजह से ये ना सिर्फ स्पेस को समझने में हम सबकी मदद करेगा बल्कि कॉलोनाइजेशन और बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में यह हमें और भी ज्यादा नॉलेज देता रहेगा। अब ऑब्वियसली 1972 से आज के समय में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं, ना सिर्फ ह्यूमन टेक्नोलॉजी में बल्कि इनोवेटिव नॉलेज में भी। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगर आज के समय में मून से कोई लाइव सैंपल लाया गया जैसे कि कोई फ्रेश डस्ट, तो उससे हमें 2 सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। पहला सवाल ये कि क्या कभी चंद्रमा पर जीवन मौजूद था, और दूसरा यह कि क्या आज भी चंद्रमा पर किसी भी स्टेज या लेवल पर जीवन मौजूद है या नहीं। चांद के डार्क फेस को लेकर हमेशा से यह थ्योरी सबके सामने रखी गई कि यहाँ पर एलियंस मौजूद है और वो कभी चाहते ही नहीं कि हम इंसान उनके कामों में इंटरफेयर करें। लेकिन अगर यह स्पेस मिशन वाकई में सक्सेसफुल हो गया तो जैसे कि हम सब सोच रहे हैं, एलियन लाइफ और मून को लेकर जो इतने सालों से डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वो सब एक एंड पर आ जाएंगे, या तो पॉजिटिव एंड या फिर नेगेटिव पर। रीजन यह है कि आज की टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस हो गई है कि वह एक माइक्रो लेवल लाइफ को भी डिटेक्ट कर सकती है और चांद पे दोबारा जाना हम इंसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब इस मिशन का सबसे मेन लक्ष्य है लूनार बेस बनाने का, जो कि चांद के साउथ पोल पर बनाया जाएगा। नासा इस बेस के थ्रू चांद पे अपना एक ठिकाना बनाना चाहती है जिसके थ्रू वो फ्यूचर में होने वाले डीप स्पेस मिशंस को ऑपरेट कर सके। साथ ही ये आर्टिमस मून बेस नासा और स्पेसएक्स के आने वाले मार्स मैन्ड मिशन में भी क्रिटिकल सपोर्ट रोल प्ले कर सकती है। अब इस गेम चेंजिंग काम के लिए एलोन मस्क के स्पेसएक्स को ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि वो एक ऐसा स्पेस व्हीकल बनाए जिसको अंतरिक्ष में इंसानों के साथ भेजा जा सके और वापस भी सेफ्टी के साथ लाया जा सके।
ऑलमोस्ट $3 बिलियन की वैल्यूएशन वाले इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे 10 से भी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज लगी थी, जिनमें जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन का नाम सबसे आगे था। फिर भी सिर्फ एलोन मस्क को ही क्यों चुना गया, बाकी सबको क्यों नहीं चुना गया? वजह सिंपल है, क्योंकि एलोन मस्क जो भी करते हैं भविष्य को देखकर ही करते हैं। वो जिस भी चीज पर हाथ रख देते हैं वो सक्सेसफुल हो जाती है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि एलोन मस्क को पहले से ही पता है कि भविष्य असल में है क्या। उन्हें पता था कि इतनी बड़ी दुनिया में ट्रांजैक्शंस हमेशा ऐसे ही नहीं चल सकते थे। तभी उन्होंने X.com बना दिया, जिसे बाद में पेपाल नाम दिया गया। सोचो, आज से 25 साल पहले किसी ने यह सोच लिया था कि वह इंटरनेट से पैसे का लेन देन कर सकता है। तब भी किसी ने उनकी नहीं मानी थी और उन्होंने इतिहास बना दिया। उन्हें पता था कि आगे जाकर फ्यूल खत्म हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिकल कार्स का इनोवेशन कर दिया। और आज टेस्ला की वैल्यूएशन इस दुनिया में सबसे ज्यादा है कार इंडस्ट्रीज में। इसी तरह उन्होंने स्पेसएक्स को बनाया, स्टारशिप रॉकेट को बनाया, जो नासा के इस आर्टेमिस प्रोग्राम में सबसे बड़ा रोल निभाने वाली है। और साथ ही आपने एलोन मस्क के स्टारलिंक प्रोग्राम के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके थ्रू वो अर्थ के ऑर्बिट में 4400 सैटेलाइट्स को भेजकर अर्थ पे पूरी तरह वायरलेस कम्युनिकेशन और फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। एलोन मस्क यही सेवाएं मून पे भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे मून बेस और अर्थ का कम्युनिकेशन सिस्टम और भी फास्ट और स्टेबल हो जाएगा। तो वापिस आते हैं अपने आर्टेमिस प्रोग्राम की तरफ। अब इनिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार इस मिशन में पहले 2 फ्लाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें से एक अनक्रूड डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट होगा और दूसरा क्रूड लैंडिंग मिशन। अब यहाँ स्पेसएक्स की जिम्मेदारी होगी क्रू मेंबर्स को लूनार ऑर्बिटल गेटवे से मून की सरफेस पे लैंड कराने का। और इसके लिए स्पेसएक्स यूज करेगा अपने स्टारशिप रॉकेट के एक नए वेरिएंट का, जिसका नाम है स्टारशिप HLS, जहां HLS का मतलब है ह्यूमन लैंड सिस्टम। स्टारशिप स्पेसएक्स की फ्लैगशिप रॉकेट है, जिसका यूज एलोन मस्क अपने मार्स मिशन के लिए करना चाहते हैं। उसी के इस नए वेरिएंट को मून के लिए यूज किया जाएगा, जो रीयूजेबल होगा और उससे कई बार एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिटर से बेस कैंप और फिर वापस ऑर्बिटर तक ले जाया जा सकेगा। अब इस नए वेरिएंट और स्पेसएक्स के स्टारशिप में अंतर बस इतना है कि इसमें मून का एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से इसमें कम हीट शील्ड और बिना एयरबैग्स के ही बनाया गया है। स्टारशिप HLS की प्लानिंग कुछ इस तरह से की गई है। सबसे पहले इस नए रॉकेट को अनक्रूड ही लॉन्च किया जाएगा, जो कि 3 दिनों में चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और फिर ये वेट करेगा अपने क्रू के आने की, जिन्हें नासा ओरायन स्पेसक्राफ्ट की मदद से वहां पर भेजेगी। स्टारशिप HLS का काम होगा लूनार ऑर्बिट और उसके सरफेस के बीच एक टैक्सी की सुविधा देना। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्रू को सरफेस और ऑर्बिट में लाने ले जाने का काम करेगा। अब लूनार ऑर्बिट में इससे पहले स्टेबल किया जाएगा लूनार ऑर्बिटल गेटवे को, जो कि ISS की तरह ही एक स्पेस स्टेशन होगा। सबसे पहले मिशन में 2 एस्ट्रोनॉट्स गेटवे के अंदर रुकेंगे और 2 एस्ट्रोनॉट्स चांद पे लैंड करेंगे। इस फर्स्ट लूनार सरफेस मिशन को 1 सप्ताह के लिए चलाया जाएगा, जिसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स की जाएंगी और लूनार सरफेस का अच्छे से जायजा लिया जाएगा। इस दौरान ये एस्ट्रोनॉट स्टारशिप HLS को ही लिविंग स्पेस की तरह यूज करेंगे। फिर 2 सप्ताह बाद ये सरफेस एस्ट्रोनॉट्स वापस अपने क्रू को ज्वाइन कर लेंगे, जो कि लूनार गेटवे में है। आर्टेमिस लूनार बेस कैंप को मून के साउथ पोल पे सैक्लोटोन क्रेटर के पास बनाया जाएगा, क्योंकि इस क्रेटर के जो पीक्स है वो लगभग हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में रहता है और इस क्रेटर के अंदर हमेशा शैडो रहती है। साथ ही नासा को यहाँ पर वाटर आइस के होने के भी एविडेंसेस मिले हैं। अब सवाल आता है कि आखिर नासा ने इसी क्रेटर को ही क्यों चुना है? नासा के अनुसार ये आइडियल लोकेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ हमें रेगुलर सोलर एनर्जी के लिए अच्छी सनलाइट मिलती है। साथ ही क्रेटर के अंदर हमेशा एक ही टेम्परेचर मेंटेन रहता है और सबसे बड़ी चीज है वाटर आइस, जो कि मून बेस को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने में सबसे अहम किरदार निभाएगी। शुरुआती स्टेज में ये बेस कैंप 4 एस्ट्रोनॉट्स के हैबिटेट के लिए बनाया जाएगा, जहां उन्हें अपनी जरूरत की सारी चीजें मिल सके और वहां उनका जिंदा रहना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। अब इस बेस कैंप के लिए सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे पावर, वेस्ट डिस्पोजल और कम्युनिकेशन सिस्टम्स का। साथ ही यहाँ रेडिएशन शील्ड और एक लैंडिंग पैड भी चाहिए होगा, जहां स्टारशिप HLS को लैंड कराया जा सके। अब नासा के अनुसार ये पैड हमें मून बेस से काफी दूर बनाना होगा, क्योंकि लैंडिंग के समय रॉकेट के थ्रस्टर से निकलने वाली हीट और एनर्जी मून के सरफेस में कई छोटे छोटे पार्टिकल्स को कई किलोमीटर्स में फैला देंगी। अब यहाँ धरती पर तो एटमॉस्फेयर के कारण ये छोटे छोटे पार्टिकल्स वापस जमीन पर बैठ जाते हैं,
पर चांद पर ऐसा नहीं होगा और वो छोटे पार्टिकल्स बेस कैंप को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी कारण इसे बेस कैंप से करीबन 1 से 2 किलोमीटर दूर बनाना पड़ेगा। ये मून बेस चांद के फ्रंट फेज में होगा, जिससे कि हम यहाँ धरती से उनके साथ आसानी से रेडियो वेव्स के थ्रू भी कम्युनिकेशंस कर सके। इसी के साथ आर्टेमिस मून बेस में एस्ट्रोनॉट्स के लिए मोबिलिटी सिस्टम्स भी होंगे। एस्ट्रोनॉट्स को LTV यानी कि लूनार टेरेन व्हीकल दिया जाएगा, जिससे वो मून के सरफेस में दूर दूर तक जा सके। और इसी के साथ मून के सरफेस में कई जगह पर हैबिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स होंगे, जहां एस्ट्रोनॉट्स लगभग 40 दिनों तक बेस से दूर भी रह सकते हैं। सेम जैसा एलोन मस्क मार्स के लिए प्लान कर रहे हैं, उसी तरह मून पर भी रोबोटिक व्हीकल्स को यूज किया जाएगा मोबिलिटी के लिए, ताकि हम चांद को अच्छे तरीके से जान पाए और बस्तियां बसाने के लिए सबसे अच्छी जगह को तलाश सके। अब ये तो था आर्टेमिस 1 का पूरा प्लान। वैसे नासा के इस प्लान को और अच्छे से समझने के लिए नासा ने 74 पेजेस का एक PDF भी जारी किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी जाकर पढ़ सकते हो। इसके बाद आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 प्रोग्राम्स आएंगे, जो कि इस पहले प्रोग्राम को देखने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। वेल, आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और आप इस मिशन के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो भी हमें जरूर बताना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हुए चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।